कांग्रेस की अगली तैयारी, नई रणनीति, जीत की गारंटी, माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान, पहले ही होगा कैंडिडेट का ऐलान। कांग्रेस की लगातार 2 दिन हुई बैठक में जहां हार पर समीक्षा हुई, वहीं अब अगली तैयारी को लेकर बयान भी सामने आने लगे हैं। हालांकि 8 और 9 नवंबर को तय हुई रणनीति की ज्यादा बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नई बात कही है। बिल्कुल दमदारी से उन लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो जिसने वास्तव में समर्पण के साथ इतने साल तक कांग्रेस की दरी भी उठाई है, झंडे भी टांगने गया है और कभी उफ नहीं की। ये सारी कवायद चल रही है। अभी मैं लगा हूँ 70 सीटों पे जो बीजेपी के पास कई वर्षों से। मैं उसको देख के मैं पूरा मंथन उन इलाकों का कर रहा हूँ और हम उन 70 इलाकों में बहुत पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे। उपचुनाव की हार ने कांग्रेस को 2023 के लिए अलर्ट जरूर कर दिया है, लेकिन बीजेपी उसकी रणनीति पर क्या सोचती है, इसे भी जान लीजिए। कांग्रेस में तो टिकट के टाइम तक टिकट तय नहीं हो पाते। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टिकट तय करेंगे, वो ही कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो सब सपने हैं और मुझे जो लगता है कि वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश धीरे धीरे तीसरे नंबर की पार्टी मध्य प्रदेश में बनेगी और कोई दूसरा दल आकर विपक्ष की भूमिका निभाएगा। कांग्रेस में सज्जन कब तक है, ये तंज कहीं इस मुलाकात की ओर इशारा तो नहीं, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सज्जन वर्मा की मुलाकात के चर्चे तो रहे, लेकिन इसे कभी पार्टी छोड़ने से नहीं जोड़ा गया। खैर, राजनीति है, यहाँ कब क्या होगा ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक कांग्रेस के नए प्लान की बात है, तो देखना होगा कि माइक्रो मैनेजमेंट ठीक करने में कांग्रेस सफल होती है या नहीं। अगर पहले टिकट घोषित किया जाएगा तो इसके फायदे और नुकसान दोनों पर ध्यान देना भी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस करेगी माइक्रो मरम्मत। क्या कांग्रेस माइक्रो मरम्मत करने की तरफ बढ़ रही है? अगर आप देखें तो मनोवैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को देखें तो हार या तथाकथित रूप से सफल न होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि व्यक्ति अगर संकल्पशील है, संगठन अगर संकल्पशील है, तो वो तैयारी करना शुरू कर देता है भविष्य के लिए। कुछ दिनों तक हार का दंश पीड़ा देता है, कुछ महीनों तक और कई बार बरसों तक, लेकिन जो इस बैगेज को अपनी पीठ से उतार कर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं वो इतिहास भी लिख देते हैं। कांग्रेस की चुनौती ये है कि अब तक या तो वो अपने पूर्व गौरव का बैगेज अपनी पीठ पर लेकर चल रही है, या फिर एक बैगेज और होता है जिसको आप कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया करते हुए अंतिम समय में कुछ रायता फैल जाना। और यही दो कारण प्रतीत होते हैं जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, क्योंकि दो ही दलों का केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश, तो यहाँ किसी तीसरे दल की प्रेजेंस नहीं है। तो या तो बीजेपी या कांग्रेस, इन्हीं की जनता इन्हीं की तरफ देखती है। और इन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस 90 पार कर चुकी है, विधायकों की संख्या की बात करें, दमोह में वो जीत चुकी है, 31 साल पुरानी रैगांव वो फिर लेकर आई है, तो कोई भी ये तो मानेगा कि वो चुकी नहीं है। लेकिन जो फिनिशिंग टच है, जिसमें बीजेपी अपने तमाम चुनौतियों से जूझते हुए अंतिम 5 ओवर या 10 ओवर में जो बल्लेबाजी करती है, कांग्रेस उस फिनिशिंग टच और रणनीति के करीब अभी तक नहीं पहुंच पाई है और यही उसकी चुनौती है। लेकिन ये 70 सीटों की रणनीति अगर तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए और उसके लिए अगर बीजेपी की तरह शिशुपाल यादव और सुलोचना रावत ढूंढ लिए जाएं, तो टक्कर अब काफ़ी दिलचस्प हो सकती है। क्या वाकई ऐसा होगा, ये इस चर्चा के जरिए जानेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन, बहुत स्वागत है। और योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप जी, किस तरह आप देख रहे हैं कांग्रेस में? मैं ये क्या कहूँ कि काफ़ी सीखने की कोशिश की है उसने इन 4 उपचुनावों के नतीजों से, क्योंकि 50-50% को लेकर शायद उसका मन तैयार था कि 2 सीटें बीजेपी की होंगी और 2 हमारी होंगी, क्योंकि पृथ्वीपुर की कसक
कांग्रेस के मन में मैंने जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मैं मिला, सबके मन में, युवा नेताओं के मन में मैंने ये पीड़ा देखी कि पृथ्वीपुर कैसे चला गया। तो क्या आपको लगता है कुछ सबक हैं, या ये फिर कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? शरद जी, पृथ्वीपुर वाकई में कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि वो जीतेगी, और कई बार यही गलती आपको सबक सिखा देती है। पृथ्वीपुर में भी लगभग वैसा ही कुछ हुआ, जहां कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि 4 में से वो एक तो जीतेंगे ही, और वो जीतेंगे तो पृथ्वीपुर। वहीं बीजेपी ये मान के चल रही थी कि 4 में अगर वो सबसे बड़ी हार पाएंगे तो पृथ्वीपुर में। तो उनकी जो तैयारी थी वो तैयारी कारगर रही। यहाँ जो आप अति आत्मविश्वास जो हमारा होता है तो वो नुकसान कर जाता है। पृथ्वीपुर में वही हुआ। उसका अब आकलन चल रहा है, समीक्षा चल रही है। जैसे सज्जन वर्मा ने कहा कि 70 टिकट हम पहले देंगे, जहाँ बीजेपी के लोग हैं, विधायक यहाँ बहुत अरसे से जीत रही है। क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा कर पाएगी या सिर्फ ये बातें हैं? अगर वाकई में कांग्रेस ये रणनीति पर काम कर पाती है तो मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव बहुत रोचक होंगे, और मुकाबला और करीब का भी हो सकता है, मुझे लगता है। चलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं डॉक्टर यादव की तरफ चलूँगा। जी देखिए, पहले तो मैं, चूंकि पृथ्वीपुर की बात निकली है तो उस पर जरूर रखना चाहूँगा। एक मैं आपको बड़ी रोचक बात बताता हूँ कि जब चर्चा हो रही थी नेताओं के बीच में, तो प्रदेश अध्यक्ष जी और शिवराज जी के बीच में, शर्मा जी और उनके बीच में भी चर्चा हो रही थी। तो जैसा आपने बताया, ऐसा 1-2 लोगों ने विषय भी रखा कि पृथ्वीपुर ऐसा और ऐसा। तो शिवराज जी ने शर्मा जी से एक ही बात कही, वीडी शर्मा जी से, यार चाहे जो हो जाए, पृथ्वीपुर तो अपने को जीतना है, मेहनत करनी है। और आप सोचिए साहब, जब उन्होंने ये कहा होगा तो हो सकता है कि पुराणिक साहब की बात उनके कान पे रही होगी, मैं इसे नकारता नहीं हूँ। लेकिन जब वो ठान लेते हैं शरद जी, तो आपने भी शिवराज जी को लगभग 1.5-2 दशक से आप देख रहे हैं, वो मेहनती बहुत हैं। और इसीलिए मेरा ये कहना है, जैसे सज्जन सिंह जी दिन भर मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, कहीं पर भी उनके ये भाव नहीं था कि कांग्रेस क्या करेगी, मैं 70 सीटों पे काम कर रहा हूँ। तो भाई मैं और बाकी कांग्रेस का क्या, ये कांग्रेस की नीति है क्या कि आप पहले दे देंगे क्या क्या? दूसरी चीज़, भाई आप सब जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की पाठशाला में समझ रहे हैं बीजेपी को, तो कहीं आपके मन में भी दुविधा तो नहीं है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? क्योंकि भूपेंद्र जी ने बताया ना कि आप जहाँ हैं वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी नहीं पता। तो ये बड़ी गूढ़ बात कह गए भूपेंद्र जी आज। तो कहीं सज्जन सिंह जी के बारे में तो खुलासे नहीं हो रहा। भाई उनके साथी है प्रेमचंद गुड्डू जी, अब वो कोई बेदम टिकट थोड़ना था, उन्होंने बोला हम दमदारी से देंगे। भाई प्रेमचंद गुड्डू जी का टिकट क्या बेदम था? 18 साल यदि सिंधिया जी ने अपने दिए, शरद जी आपने तो उनके बहुत इंटरव्यू किए, तो सर पूरी लगन से दिए उन्होंने कांग्रेस को, वो बेदम नहीं थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक फैलेसी बड़ी है वो लीडरशिप को लेकर है, जिस पर कांग्रेस को विचार करना, कार्यकर्ता नहीं है। और कार्यकर्ता जीतने के बाद शरद जी ये बात है, आज भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं इस बात को, कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी कांग्रेस के एमएलएज हैं जो आज भी इच्छा रखते हैं कि यदि अवसर मिल जाए और माहौल बन जाए तो दे कैन जॉइन बीजेपी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव क्यों आता है, क्योंकि जीत तो ये जाते हैं, मैं एमएलएज की बात कर रहा हूँ जो जीते हुए हैं, लेकिन उनको बहुत मज़ा कांग्रेस की लीडरशिप के साथ नहीं आ रहा, भले वो प्रदेश की हो चाहे नेशनल हो। ये एक सबसे बड़ी क्राइसिस है, इसका समाधान आप क्या करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, सुनिए आपने बातें संदीप जी की भी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी की। योगेश जी, देखिए शरद जी, कि यदि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि किसी बात को कहता है तो उसमें कहीं ना कहीं से सामूहिकता का भाव अवश्य होता है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता, जिस पार्टी में मैं विगत 45 वर्षों से हूँ, मेरी मान्यता है ये सज्जन सिंह वर्मा जी का ही व्यक्तिगत बयान नहीं है, कहीं ना कहीं से संपूर्ण पार्टी की इसके सहमति है। कमलनाथ जी की भी स्वीकारोक्ति होगी निश्चय ही, दिग्विजय सिंह जी भी, सुरेश पचौरी जी भी। और ये एक बहुत ही टेक्निकल बात कही है सज्जन भाई ने आज, बहुत अच्छी बात है कि हमें माइक्रो मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा कवायद करते हैं, ऐसे का पहले प्रोग्राम करते हैं, तो ये पार्टी के लिए बहुत हितकारी होगा। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने कार्य किया था, जिसको आप अतिरिक्त ना समझें, लेकिन ये भोगा हुआ सच है कि हम 114 पर रुक गए थे। अब आप सोचें कि 114 पर रुक गए थे, हम 150 तक जा रहे थे, लेकिन सिर्फ एक कारण था। मैं बड़े स्पष्ट साफ गोई से ये बात कहूँगा कि हमारी पार्टी में कुछ ऐसी बाट हो गई, ये मेरा व्यक्ति, ये उसका व्यक्ति।
कांग्रेस में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है और वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हो रही है। मेरा तेरा अपना पराया ये सब छोड़कर हमें उस व्यक्ति तक जाना है कि जो महत्वपूर्ण है। और सज्जन भाई ने यही बात कही कि दरी उठाने से लेकर वो मेहनती व्यक्ति जो लगातार परिश्रमी है, जो जज्बाती तौर पर, भावनात्मक तौर पर कांग्रेस के लिए कार्य करता है, उसको टिकट देना जरूरी है। और ये इसमें सभी की सामूहिकता बनेगी। ये व्यक्तिगत व्यक्तिशः बयान में नहीं मानता। दूसरी बात है कि विषयांतर बात कर रहा हूं मैं, क्षमा करें। आप जानते हैं अच्छी तरह कि माइक्रो मैनेजमेंट एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन माइक्रो अवेयरनेस की भी पार्टी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं अभी बंसल न्यूज़ को देख रहा था, रात के 12 बजे तक देखता रहा। आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत कोशिश की, बहुत कुरेदा आपने और कोशिश करके, लेकिन जो एक मंत्री की लीपापोती और एक प्रशासनिक अधिकारियों की लीपापोती हमीदिया कांड के संदर्भ में चल रही थी, वो लगातार चलती। तो सरकार तो अपने आप में फेल है, सरकार के पास कंफ्यूज है, हमारे पास संभावनाएं बहुत है, सरकार अपने आप में ही फिसड्डी सिद्ध हो रही है। जनता उस बात को अनुभव कर रही है, जनता अपने आप उस बात को, हमें चेतन्यता, हमें माइक्रो अवेयरनेस की आवश्यकता है। इसके साथ हम जोड़ेंगे। और हमारा यदि कांग्रेस का प्रतिनिधि कार्य कर रहा है, नीचे का कार्य कर रहा है, और मैं निराशाजनक परिणाम नहीं मानता हूं शरद जी। अभी जो चुनाव हुए हैं, हम बहुत खुश भी नहीं है, हम ढोल नगाड़े वाले लोग भी नहीं है, लेकिन मैं इसको निराशाजनक नहीं, कहीं ना कहीं से एक संभावनाओं की लौ जो जरूर चैतन्य हो रही है कि आने वाला कल कांग्रेस का होगा। डॉक्टर आचार्य संक्षेप में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, देखिए दूसरे पर बोलना बहुत आसान होता है, वो फेल हैं, वो फलाना है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आज विषय शरद जी आपने कांग्रेस का रखा। मेरा बस मात्र इतना कहना है कि कांग्रेस की लीडरशिप को लेके जो प्रश्न है, मैं अगेन बिलो बेल्ट नहीं जा रहा हूँ यादव साहब, एज ए कांग्रेसमैन आपका सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी का सम्मान करता हूं। आप भी कह रहे थे डॉक्टर साहब, मैं पुनः बोल देता हूं इस बात को कि मैं दोनों दलों का समान सम्मान करते हुए बात कह रहा हूं कि एक लीडरशिप को लेके इश्यूज हैं। तो नीचे माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, आपने खुद कहा ना 114 मिले आपको, तो इसका मतलब नीचे की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की नहीं है, ये भी मैंने मान लिया। प्रॉब्लम है लीडरशिप की सर। आप पंजाब उठाकर देख लीजिए, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुझे लगता है आप उससे कब तक बचेंगे। और एक अच्छा विपक्ष के रूप में यदि आपका दल होता है यादव साहब, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम लोग एक दूसरे के कोई जातीय दुश्मन थोड़े ना हैं भाई, हम लोग तो पक्ष और विपक्ष हैं, सरकारें बनती रहेंगी। तो एक विजनरी और एक अच्छी लीडरशिप की क्राइसिस से कांग्रेस गुजर रही है, बॉटम लाइन है जिसको आपको दूर करना है। मेरा एक सवाल है, आप अपनी बात तो रखेंगे ही। मुझे याद आता है 2003 के पहले का एरा बीजेपी के, जब पटवा जी जैसे दिग्गज नेता, स्टालवर्ड्स लीडर ये कहते थे कि हम सत्ता में आने के बाद भी, यानी बीजेपी के लिए, विपक्ष जैसा व्यवहार करते हैं। आपके पास क्या वो विपक्षी सोच अभी आई है कि आप अभी भी सत्ताधारी दल की खुमारी अभी पूरी तरह टूटी नहीं है? क्योंकि जब तक आप एक एक्टिविस्ट कल्ट में नहीं जाएंगे, जब तक आप एक उस मोड पे नहीं जाएंगे जहां विरोध ही आपका धर्म होगा और पूरी ताकत से आप सड़कों पर नजर आएंगे, विरोध करेंगे, तब जाकर आप एक विपक्षी पार्टी की छवि बना पाएंगे। नहीं, निश्चय ही शरद जी, मैं आपकी बात से आंशिक सहमति व्यक्त करता हूं कि कहीं ना कहीं से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी तेजस्वीता में देख रहा हूँ, कहीं पर भी मैंने देखा, अभी चुनाव में फील्ड में रहा, तो एक जो नया सोच आ रहा है उसमें एक पारदर्शिता है। और जो वो सत्ता की खुमारी शायद 2003 के बाद कांग्रेस के व्यक्ति के साथ उतर गई है, सड़क पर बहुत आने लगा है। और जो सड़क पर जिस तरीके से मैंने देखा ना, किसी परिणाम को बदलने में बहुत समय लगता है, लेकिन भाव बदलने में बहुत कम समय रहता है, अल्प अवधि में किसी का भाव परिवर्तित हो जाता है। और ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं से, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये अनुभव होने लगा है, उसकी अनुभूति है कि हमें संघर्ष करना है, हमें सड़क पर आना है। और शायद इसी तरीके के अब हम दो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि अब वो बातें समाप्त हो जाएगी कि कांग्रेस में इस गुटबाज को, इसको इतने टिकट दे दिए गए तो उसको ये टिकट दे दिया। अब जो अच्छा होगा, जो श्रेष्ठ होगा, कांग्रेस उसी को टिकट देगी। संदीप जी, कांग्रेस की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो एक चुनौती ये नज़र आती है कि वो बीजेपी की तथाकथित खामियों पर बहुत निर्भर रहने की कोशिश करती हुई दिखती है। से 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस का यही इशू था कि हमारी सरकार गिरा दी गई। उसका आरोप था कि गिरा दी गई और जिम्मेदार बीजेपी है, और उसको लगता था कि एक सिंपैथी वेव उसके पक्ष में चलेगी और लोग इसलिए आगे आएंगे। अभी भी उसको लगता है कि ये एक बड़ा इशू है कि सरकार आपने हमारी गिरा दी। राजनीतिक तौर तरीके ही नहीं बदले हैं, लोगों की दृष्टि और सोच भी बहुत तेजी से बदली है।
वो अब परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या जो भी दल है उसकी स्ट्रेंथ और उसका गवर्नेंस का स्टाइल क्या है वो उसकी तरफ ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं? तो कांग्रेस को क्या एक नॉस्टैल्जिक मोड जो अतीत का विरह है उसकी पीड़ा से उबरना चाहिए? शरद जी, कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी हो या समाज के लोग हों, उन्हें बीते दिनों को भूल जाना चाहिए, तब आप नया रास्ता आप पकड़ सकते हैं। अगर विरासत को आप याद करके चलेंगे, विरासत आपको ताकत दे सकती है, आगे बढ़ा नहीं सकती। मेरा ये मानना है कि विरासत को आप सहेजिए, अपने को ताकतवर बनाइए, लेकिन पार्टी को आगे ले जाइए। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की है, कांग्रेस पूरी तरह अभी भी, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा आकलन गलत या सही हो, कि वो इस बात पर निर्भर है कि बीजेपी चूक करे, जनता उस पर उद्वेलित हो और हमारे साथ खड़ी हो जाए। क्या योगेश जी भी इस बात का सोचते होंगे और पार्टी के लोग भी सोचते होंगे, क्या कभी कांग्रेस ने वो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाई, सड़क पर उतरी, जनता की लड़ाई लड़ी? शरद जी, आपको और हमने सब लोगों ने देखा है कि अगर 1 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता था तो क्या हाल होता था देश में, कहां पहुंच गई है आज कीमतें। लेकिन बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उस तरह से खड़ी नहीं हो पा रही है, जनता का साथ नहीं दे पा रही है जैसी विपक्ष की भूमिका होना चाहिए। यही कारण है कि जनता तो साथ खड़े होने तैयार है, लेकिन आवाज देगा कौन? कांग्रेस को वो आवाज बनना पड़ेगी विपक्ष की, तब वो टकरा पाएगी और जनता उसके साथ खड़ी होगी। इस पर ध्यान जरूरी है। योगेश जी, एक छोटा कमेंट, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण नहीं, है। संदीप जी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नकारात्मक विरासत को भूलकर सकारात्मक पक्ष को, कांग्रेस का जो कांग्रेस के मूल तत्व है उसको यदि हम दृष्टिगत होते हुए कार्य करें, जैसे कि कांग्रेस एक आंदोलन है, तो निश्चय ही संभावनाएं हमारी बढ़ती है। हमें कार्य करना है और बढ़कर कार्य करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इसके शुभ संकेत अब शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर वाजपेयी, आपके लिए भी चुनौती ये है कि आप उन कठिन सीटों पर इस बार जीते हैं जो लगभग असंभव थी आपके लिए। मैं बात कर रहा हूं जोबट की और पृथ्वीपुर की। ये दोनों सीटें बहुत टफ थी और आपने एक शैली भी विकसित की है जिसको भले ही राजनीति में गुरिल्ला शैली कहा जाए, लेकिन आप अचानक हमला करते हैं और अपने प्रतिपक्षी के सबसे महत्वपूर्ण सेनापति को अपनी तरफ ले आते हैं और वो हक्के बक्के देखते रहते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं मुस्कुराते हुए। लेकिन हर बार ये शैली, हर बार इस शैली को लेकर आगे बढ़ना, और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कार्यकर्ता बहुत धैर्यवान है, बीजेपी का, वो बहुत धैर्य से देख रहा है कि ठीक है आगे बढ़ते चलिए चलिए, हम तो तैयार हैं। लेकिन उसकी तरफ जो तवज्जो है, क्योंकि इसके बीच में इतनी तेज गति है कि माफ कीजिएगा वो कहीं छूट रहा है पीछे। देखिए सर जी, मैं चुनावी रणनीति के रूप में आपकी सारी बातें स्वीकार कर लेता हूँ, उसको अस्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके थोड़ा सा पीछे जाइए। हालांकि इससे कांग्रेस की मदद हो जाएगी जो मैं कह रहा हूँ, पर मैं चूंकि सर आपका सम्मान करता हूँ तो एक बात जरूर कहूँगा संकेत में, कभी आपने सोचा, देखिए साहब, शरद जी क्यों नहीं बिक जाते, पुराणिक साहब क्यों नहीं, यादव साहब ही इज ए कांग्रेसमैन, ये तो कभी नहीं गए, इनको तो कितनी बार टिकट नहीं मिला होगा, इन्होंने बोला होगा कई बार मिला होगा, लेकिन आप सोचिए ये तो कहीं नहीं गए। और आप इनका कमिटमेंट देखिए यादव साहब का। तो मुझे लगता है शरद जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में लोग टिक क्यों नहीं रहे। इस बात को आप नहीं मानेंगे, लीडरशिप की तरफ बार बार रेखांकित भी एग्जैक्टली देखिए क्या होता है, जब तक कागज जो टेबल पर हैं उस पर पेपर वेट नहीं होगा, जिसको हमारे पास साहब शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता है मध्य प्रदेश में जो पेपर वेट की तरह, नरेंद्र सिंह तोमर है, हमारा कैडर है, हमारे अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री हैं सुहास भगत जी, हमारे पास हितानंद शर्मा जी हैं, हमारे पास एक पेपर वेट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो सबसे संवाद रखता है। वहीं दूसरी ओर, क्षमा करना यादव साहब, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जो एक वजनदार रूप से सबको समेकित कर सके। मैं कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूं, ना मैं कोई बहुत उपहास उड़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक समेकित संगठन के रूप में कांग्रेस दिखे। और दुख की बात यह है, केवल मध्य प्रदेश का विषय नहीं, फिर मैं कहूं सर दिल्ली में भी अनिर्णय की स्थिति है कि नहीं है सर, आप बताइए। और यहाँ का छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोग छोड़ रहे हैं। आप सोचिए अमरिंदर सिंह जैसे लोग सर, जिनकी वजह से पंजाब में सरकार बनी, वो देखिए वो या तो बाहर कर दिए गए या छोड़ दिए गए। G23, आप सोचिए क्राइसिस में पार्टी है, फिर हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है देखिए साहब, सवाल उधर भी बड़े हैं और लोकतंत्र है शरद जी, तो आप मानकर चलिए हम लोग एक दूसरे के बैरी नहीं हैं। तो यदि कोई किसी दल को ज्वाइन करता है तो हमेशा देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही करंट का बहाव होता है। तो जहां संभावनाएं लोग देखते हैं, जहां नेतृत्व तो मजबूत देखते हैं, राजनीतिक संभावनाएं भी देखते होंगे, लोग आते हैं। संदीप जी, जो सवाल बीजेपी के लिए मैंने किया वो भी एक चुनौती है कि आप जब इस शैली से जीतते चले जाते हैं
तो एक कॉन्फिडेंस तो आप अपने भीतर ले ही आते हैं और वो राजनीतिक शैली भी बन जाती है, क्योंकि ये बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। राजनीति में आज से 30 साल पहले जो मूल्य और तमाम चीज़ें थीं, अब उनमें ये भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के लिए दबाव ये है कि उसके क्षेत्र का विकास कैसे हो। अगर वो महसूस कर रहा है कि वो चीज़ें रुक रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि उसका खाटी कार्यकर्ता और खाटी कार्यकर्ता के साथ ये जो शैली है, क्योंकि शैली ये 2018 में भी थी, लेकिन कांग्रेस 2014 तक पहुंच गई और बीजेपी 109 पर रुक गई, तो चुनौती बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि टक्कर जब होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को, सारे समीकरणों को ध्वस्त भी कर देती है। देखिए जी, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो उनके यहाँ ये कह सकते हैं आपके दल बदल करने वालों को टिकट दे दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें कर दी गई हैं अभी, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य राजनीतिक दल का होता है जीत। जीत के लिए सारे रास्ते चुने जाते हैं, सारे तरीके अपनाए जाते हैं। बीजेपी के अंदर आप ये देखिए, अगर इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस में टिकट दे दिए जाए तो बगावत हो जाएगी। बीजेपी में बगावत नहीं होती, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता को शुरुआत से ऐसा तैयार करते हैं, उसका कैडर ऐसा तैयार करते हैं। उसके अंदर निराशा आती है तो लोग उसको समझाते हैं, बताते हैं कि ये समय ऐसा है कि सत्ता हमें हासिल करना है, संगठन को आप लोगों को मजबूत करना है, जब सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोग भी ताकतवर हो जाएंगे। ये कार्यकर्ता के अंदर भाव पैदा कर लेते हैं, देश की बात कर लेते हैं, राष्ट्र की बात कर लेते हैं। ये खूबी है बीजेपी की, और यही अगर कमी है कांग्रेस में तो विचार की कमी है। कांग्रेस उस तरह से विचार अपने नहीं पहुंचा पा रही है नीचे तक, कार्यकर्ता तक, कि हमें करना क्या है। ये हो सकता है कांग्रेस के लोग इसको दूसरे तरह से ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना विचार, जो उनकी विचारधारा है, उसको जमीन तक ले जाना पड़ेगा, जैसा बीजेपी लेके गई है, तब वो बेहतर संघर्ष कर पाएंगे। ये मुझे लगता है कंक्लूडिंग नोट है इस पूरे डिस्कशन का, कि भाव क्या है। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि असंतोष नहीं है, मनोमालिन्य नहीं है, लेकिन ये मनोमालिन्य उस बिंदु पर आकर रुक जाता है कि नहीं, पार्टी को कमज़ोर नहीं करना है। यहाँ फिर क्या जवाब देंगे? हमसे पूछा जाएगा तो क्या हम सर झुकाकर बैठेंगे बैठक में? हम क्या जवाब देंगे? वो अपनी पीड़ा कहते हैं, कई बार दुखी भी होते हैं और बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो इस कीमत पर नहीं जाते कि अपनी ही पार्टी को हरा देना है, अपनी ही पार्टी को नीचे गिरा देना है। वो खुद गिर जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, पार्टी कार्यालय आना छोड़ देते हैं, लेकिन वो पार्टी को नहीं गिराते। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अवमानी है, इस मामले में अवमानना करता है, लेकिन वो शायद ये मानता है कि जो सीरियसनेस उसकी टॉप लीडरशिप से आनी चाहिए, वो लीडरशिप में गंभीरता, क्योंकि बात बिल्कुल सही कही है योगेश जी ने, 2018 बहुत नैरो, बहुत ही मजबूत लड़ाई थी, 2013 भी बहुत मजबूत लड़ाई थी, 18 में तो आप कामयाब हुए। जब 3 चुनाव में आप जीत के लिए बराबर आप पर फिंगर क्रॉस किए जाते हैं तो आप हार रहे हैं सर, कहीं आप पीछे छूट रहे हैं, तो कमी तो कुछ है जिसको आप ही को ढूंढना है। बहुत शुक्रिया योगेश जी, शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, शुक्रिया संदीप जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मोर्चे की तैयारी। नमस्कार।